नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पीकेटी एजुकेट्स में। मैं हूं डॉक्टर पवन तिवारी और आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी से संदर्भित सामान्य हिंदी का तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर। इससे पहले कि हम अपने इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि टेलीग्राम पर हमारा अपना पब्लिक चैनल पीकेटी एजुकेट्स के नाम से है। आप इस लिंक के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और लगातार हमारे चैनल के प्रत्येक अपडेट के साथ बने रह सकते हैं। साथ ही साथ वहां से आप पीडीएफ प्रारूप में किताबें, नोट्स और क्वेश्चन पेपर्स को भी हासिल कर सकते हैं। तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िए। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आप चाहें तो टेलीग्राम पर डायरेक्ट पीकेटी एजुकेट सर्च करके भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो जुड़िए और उसका पूरा लाभ लीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न जो अब इस समय आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में तद्भव और तत्सम का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विकल्प ए है अक्षर वर्ण, बी है अकाज अकार्य, सी है अगुआ अग्रणी और डी है अटारी अट्टालिका। आपको यह बताना है कि इसमें तद्भव और तत्सम का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो आप देख सकते हैं अकाज का तत्सम अकार्य होता है, अगुआ का अग्रणी होता है, अटारी का अट्टालिका होता है, लेकिन अक्षर का तत्सम वर्ण नहीं होता बल्कि अक्षर होता है। क्या होता है? अक्षर होता है। इसलिए विकल्प ए का युग्म आपका सुमेलित नहीं है और यह बिल्कुल गलत युग्म है। इसलिए यहां पर सही जवाब आपका विकल्प ए होगा, अक्षर का वर्ण, जबकि अक्षर का अक्षर होना चाहिए तत्सम। तो विकल्प ए आपका फिलहाल इस ऑप्शन के अनुसार सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। विकल्प ए है अक्षत, बी है अगम्य, सी है आत्मनः और डी है अपना। देखिए, अक्षत तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होगा? अक्षत। अगम्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? अगम। आत्मनः तत्सम शब्द है और इस आत्मनः का तद्भव क्या होगा? अपना होगा। और आप प्रश्न पर ध्यान दीजिए, इसमें आपको किसकी पहचान करनी है? तद्भव शब्द की पहचान करनी है। तो स्वतः ही आपके सामने विकल्प दिखाई दे रहा है, विकल्प डी अपना। यहां पर क्या होगा? आपका तद्भव शब्द होगा। तो यहां पर सही जवाब आपका क्या होगा? विकल्प डी सही होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। विकल्प ए है अमावस्या, अमावस, बी है अलग्न, सी है अनाड़ी और डी है अलग। देखिए, अमावस तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा? अमावस्या। अलग्न तत्सम शब्द है और इस अलग्न का तद्भव होगा अलग। अनाड़ी तद्भव शब्द है और अनाड़ी का तत्सम होता है अनार्य। तो अगर इस लिहाज से आप देखें तो यहां पर अमावस, अनाड़ी और अलग ये तीनों ही तद्भव शब्द हैं, जबकि अलग्न आपका यहां पर तत्सम शब्द है जो अलग का तत्सम है। अलग यहां पर तद्भव है। तो विकल्प बी आपका इकलौता ऐसा ऑप्शन है जिसमें तत्सम शब्द का प्रयोग हुआ है और बाकी अमावस, अनाड़ी और अलग ये तीनों क्या हैं? आपके तद्भव शब्द हैं। तो विकल्प बी आपका सही है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न है, अमृत का तद्भव शब्द है। विकल्प ए है अमीय,
बी है अमी, सी है आबे हयात और डी है ए तथा बी दोनों। देखिए, अगर अमृत के पर्यायवाची शब्द पर हम बात करें तो अमीय, अमी और आबे हयात ये तीनों अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। आबे हयात उर्दू भाषा का शब्द है, इसलिए आबे हयात विदेशज शब्द में आएगा। किस में आएगा? विदेशज शब्द में आएगा। जबकि अमीय और अमी ये दोनों ही अमृत के पर्यायवाची शब्द होने के साथ साथ इसके अशुद्ध रूप भी हैं, इसलिए ये तद्भव शब्द हैं। तो ऐसे में विकल्प ए और बी दोनों आपका सही होगा। तो ऑप्शन आपका सही क्या होगा? विकल्प डी सही होगा, ए तथा बी दोनों। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 5वां प्रश्न है जो अब आपके सामने है। निम्नलिखित में तद्भव और तत्सम का कौन सा युग्म गलत है? विकल्प ए है 28, अष्टाविंशति, अनत, अन्यत्र, अगहन, अग्रहायण और डी है 18 18। देखिए, 28 का अष्टाविंशति तत्सम रूप होता है, बिल्कुल सही है। अनत का अन्यत्र भी होता है, ये भी सही है। अगहन का अग्रहायण होता है, ये भी सही है। लेकिन 18 का 18 नहीं होता बल्कि अष्टादश होता है, इसलिए विकल्प डी आपका सही युग्म नहीं है। 18 का तत्सम रूप क्या होगा? अष्टादश होगा, 18 नहीं होगा। 18 और 18 ये दोनों ही तद्भव रूप हैं, इसलिए विकल्प डी आपका सही युग्म नहीं है और इसलिए यही आपका सही ऑप्शन होगा। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 6वां प्रश्न है, अशीति। अशीति का तद्भव शब्द है। विकल्प ए है 8, बी है 80, सी है 80 और डी है इनमें से कोई नहीं। अशीति का मतलब होता है 80। 80 का तत्सम शब्द है अशीति, तो यहां पर विकल्प बी आपका सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। विकल्प ए है अनाज, बी है अमोल, सी है अम्मा और डी है अम्ब। अनाज तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होगा अन्न, तो इसलिए ये तो यहां पर आपका तद्भव शब्द हो गया। अमोल आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होगा अमूल्य। अम्मा भी आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द होगा अम्ब। क्या होगा? अम्ब होगा। इसलिए विकल्प डी ऑप्शन आपका यहां पर तत्सम शब्द है और यही सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, अपाहिज का तत्सम शब्द है। विकल्प ए है लंगड़ा, बी है लूला, सी है अपादहस्त और डी है दिव्यांग। देखिए, अपाहिज, अपाहिज का अर्थ होता है जिसके हाथ और पैर दोनों काम ना करते हो। लंगड़ा में क्या होता है? केवल पैर काम नहीं करता। लूला में हाथ काम नहीं करता। दिव्यांग का मतलब वो दिव्य अंग वाला हो गया, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। अपाद हस्त का अर्थ होता है जिसका हाथ और पैर दोनों काम न करता हो। हाथ और पैर दोनों जिसका सही न हो तो उसे हम अपाद हस्त कहते हैं और अपाद हस्त आपका अपाहिज का तत्सम रूप है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 9वां प्रश्न है, अखरोट का तत्सम शब्द है आख्र, बी है अक्षोट, सी है अछट और डी है अक्षिट। देखिए, आख्र, अछट और अक्षिट इन तीनों शब्दों का कोई मतलब नहीं है। न इसका कोई मतलब है, न इसका, न इसका। वास्तव में ये सार्थक शब्द के अंतर्गत आते भी नहीं हैं। इसमें आपका विकल्प बी
अखरोट का तत्सम शब्द है अक्षोट। अक्षोट का मतलब होता है अखरोट, और अखरोट आपका तद्भव शब्द है, अक्षोट आपका तत्सम शब्द है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है अक्षवाट, बी है अखाड़ा, सी है अधर्म और डी है आम्रचूर्ण। अक्षवाट तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है अखाड़ा, तो हमें तद्भव शब्द ही यहां पर आप तलाश करना है। तो अखाड़ा यहां पर विकल्प बी आपका तत्सम शब्द है। अधर्म भी आपका तत्सम शब्द है अधर्म का, तो यह भी यहां नहीं होगा। आम्रचूर्ण यह भी तत्सम शब्द है किसका, अमचूर का, तो यह भी सही नहीं होगा। तो विकल्प बी अखाड़ा यहां पर तद्भव शब्द है, इसलिए यही सही माना जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। विकल्प ए है अपराजित पराजित, भिज्ञ अनभिज्ञ, अकर्मक द्विकर्मक और डी है अधिमूल्यन अवमूल्यन। तो आप देखिए, अपराजित का पराजित विलोम शब्द होता है, बिल्कुल सही है। भिज्ञ का अनभिज्ञ भी होता है, यह भी सही है। अकर्मक का द्विकर्मक नहीं होता, अकर्मक का सकर्मक होता है, इसलिए विकल्प सी गलत है। अधिमूल्यन का अवमूल्यन भी होता है, यह भी सही है। तो ऐसे में अगर सही जवाब की बात करें तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प सी होगा। अकर्मक का सकर्मक विलोम शब्द होता है, द्विकर्मक नहीं होता। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, अवर का विलोम शब्द है। विकल्प ए है प्रवर, बी है छोटा, सी है अधीनस्थ और डी है सबल। देखिए, अवर का अर्थ ही होता है छोटा, तो ऐसे में छोटा और अधीनस्थ इन दोनों का यहां पर कोई मतलब ही नहीं है, ये दोनों विकल्प सर्वथा गलत हो गए। सबल, सबल भी यहां नहीं होगा क्योंकि सबल कमजोर का होता है। तो अवर का विलोम शब्द क्या होगा, प्रवर होगा। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 13वां प्रश्न है, अतिथि का विलोम शब्द है। विकल्प ए है मेहमान, बी है आतिथेय, सी है आगंतुक और डी है अजनबी। तो अतिथि के अगर समानार्थी शब्द की हम बात करें तो मेहमान, आगंतुक और अजनबी ये तीनों अतिथि के समानार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द जैसे हैं। तो अतिथि का अर्थ होता है मेहमान, और जो अतिथियों की का सेवा सत्कार करता है उसको हम क्या कहते हैं, मेजबान या आतिथेय कहा जाता है। तो अतिथि का आपका विलोम शब्द क्या होना चाहिए, आतिथेय होना चाहिए। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। विकल्प ए है अतिवृष्टि अनावृष्टि, बी है अघोष सघोष, सी है अग्र मध्य, डी है अनुरक्त विरक्त। अतिवृष्टि का अर्थ होता है बहुत अधिक वर्षा होना और अनावृष्टि का अर्थ होता है वर्षा बिल्कुल न होना। तो यहां पर ये दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। अघोष और सघोष भी एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। अनुरक्त और विरक्त भी है, लेकिन अग्र का मध्य नहीं होता विपरीतार्थक, अग्र का पश्य होता है विपरीतार्थक। इसलिए यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प सी। अग्र का विलोम शब्द पश्य होता है, मध्य नहीं होता। तो विकल्प सी ऑप्शन आपका यहां पर सही है, जो युग्म आपका सुमेलित नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 15वां प्रश्न है, देखिएगा अब आपके स्क्रीन पर आ गया है। निम्नलिखित विपरीतार्थक शब्दों को सुमेलित कीजिए। यहां पर कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके सामने उनका विलोम शब्द दिया गया है। आपको यह बताना है कि इसमें सही विकल्प कौन सा है। नीचे
कूट में 4 विकल्प दिए गए हैं ए बी सी डी करके। तो जरा देखिएगा, यहां दिया गया है अपेक्षा, आगे दिया गया है चिरायु, दूसरे में दिया गया है अल्पायु, आगे दिया गया है बहुज्ञ, तीसरे में दिया गया है अल्पज्ञ, उसके सामने दिया गया है उपेक्षा, चौथे में दिया गया है असीम और उसके सामने दिया गया है ससीम। तो आपको यह देखना है अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होता है, उपेक्षा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि विकल्प ए जो आपका ऑप्शन नंबर यहां शब्द में पहले नंबर पर है उसका सही जवाब सी होगा। तो इसका मतलब पहला का सी किस ऑप्शन में है, बी और डी दोनों में है, तो इसका मतलब एक और ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो अल्पायु, अल्पायु का चिरायु होता है, दूसरे का ए किसमें है, दूसरे का ए भी सही है और डी में भी आप देखिए दूसरे का ए है, तो इसका मतलब अभी भी क्लियर नहीं हुआ। अब जरा देखिएगा अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, तो तीसरे का बी आप देख सकते हैं विकल्प बी में तीसरे का बी भी ऑप्शन सही है। तो इसका मतलब यह हुआ चौथे का डी सही होगा, असीम का ससीम। तो यहां पर सही जवाब आपका क्या होगा, विकल्प बी सही जवाब आपका होगा। पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का बी और चौथे का डी, यहां पर यही आपका सही जवाब है। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अधुनातन का विलोम शब्द है, विकल्प ए है आधुनिक, बी है प्राचीन, सी है पुरातन और डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए आधुनिक, आधुनिक का प्राचीन, ये तो वास्तव में एक दूसरे के विलोम शब्द हो गए। अधुनातन का विलोम शब्द होता है पुरातन, अधुनातन का विलोम शब्द क्या होता है, पुरातन होता है। विकल्प सी ऑप्शन आपका यहां पर सही है, बाकी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आधुनिक का प्राचीन, अधुनातन का पुरातन। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 17वां प्रश्न है, अनिवार्य का विलोम शब्द है, विकल्प ए है ऐच्छिक, बी है वैकल्पिक, सी है अपरिहार्य और डी है ए तथा बी दोनों। अनिवार्य का अर्थ होता है जो बहुत जरूरी हो, जो हमारे लिए बहुत जरूरी हो, वही अनिवार्य कहलाता है। और अपरिहार्य का अर्थ होता है जिसे हम छोड़ न सकें। तो अनिवार्य और अपरिहार्य अगर आप देखें तो एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द जैसे दिखते हैं। अपरिहार्य यह भी जरूरी है जिसका हम परिहार न कर सकें, जिसको हम छोड़ न सकें। और अनिवार्य का मतलब भी यही लगभग होता है, अनिवार्य माने जो हमारे लिए बहुत जरूरी हो। तो अनिवार्य जो जरूरी हो, ऐच्छिक जो हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता हो, वैकल्पिक जिसको हम विकल्प के रूप में चुन सकें। तो ऐसे में आप देखिए यहां पर आपका ए और बी दोनों अनिवार्य का विलोम शब्द हैं। तो ऐसे में आपका सही जवाब आपका क्या होगा, सही जवाब आपका होगा विकल्प डी, ए तथा बी दोनों। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहां कुछ शब्द दिए गए हैं, सामने उनके विलोम शब्द हैं। 1 नंबर पे दिया गया है अस्त्रीकरण, सामने दिया गया है मर्त्य। 2 नंबर पर दिया गया है अनुग्रह, सामने दिया गया है परिमित। 3 नंबर पर दिया गया है अमर और सामने दिया गया है विग्रह। और 4 नंबर पर दिया गया है अमित और सामने दिया गया है निरशस्त्रीकरण। आपको यहां पर यह बताना है कि किसके सामने कौन सा विलोम शब्द सुमेलित होना चाहिए। तो अगर हम यहां पर 4 कूट में ऑप्शन दिए गए हैं और उनको आपको चुनना है कि कौन सा सही है। तो अगर हम बात अस्त्रीकरण की करें तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, निरशस्त्रीकरण। तो पहले का डी ऑप्शन नंबर ए भी है और डी भी है। तो आइए दूसरा भी देख लेते हैं। अनुग्रह का विलोम शब्द होता है विग्रह, माने दूसरे का सी। दूसरे का सी पहले भी ऑप्शन में है और ए में भी है और डी में भी है, तो इसका मतलब अभी भी क्लियर नहीं हुआ। अमर का मर्त्य,
तीसरे का ए, और तीसरे का ए की अगर हम बात करें तो अब एकदम क्लियर हो गया कि विकल्प ए आपका इसमें सही है। अमर का मर्त्य होगा और अमित का क्या होगा, परिमित होगा। तो अमित माने जिसकी कोई सीमा ना हो और परिमित माने जो सीमित हो। तो कहने का मतलब यह है यहां पर विकल्प ए आपका सही है। 1 का डी, 2 का सी, 3 का ए और 4 का बी। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। विकल्प ए है अर्जन का व्ययन, बी है अराग का सुराग, सी है अर्पित का गृहित और डी है अंगीकार का स्वीकार। तो बात अगर विकल्पों की करें तो अर्जन का व्ययन बिल्कुल सही है विलोम शब्द, अराग का सुराग भी होता है ये भी सही है, अर्पित अर्पित का अर्थ होता है समर्पित कर देना, दे देना, और गृहित का अर्थ होता है ग्रहण कर लेना। तो यह भी एक दूसरे के विलोमार्थी शब्द हैं, बिल्कुल सही है। अंगीकार का स्वीकार वास्तव में पर्यायवाची शब्द है, अंगीकार का स्वीकार नहीं बल्कि अस्वीकार होना चाहिए। तो यहां पर आपका विकल्प डी गलत है, जिसका युग्म सही नहीं है। अंगीकार का अस्वीकार विलोम शब्द होगा। तो विकल्प डी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 20वां प्रश्न है, फिर कूट वाले प्रश्न हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं और ऐसे प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना होगा। यहां पर शब्द दिए गए हैं और उनके सामने विलोम शब्द हैं। विकल्प आपका जो है पॉइंट 1 है, पहला अनाथ है, उसके सामने दिया गया है अनधिकृत। दूसरा अधिकृत है, उसके सामने दिया गया है सनात। तीसरा अनुलोम है, उसके सामने दिया गया है अनघ। और चौथा अघ है, उसके सामने दिया गया है प्रतिलोम। तो आपको यह बताना है कि किसके सामने कौन सा विलोम शब्द होना चाहिए। यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं और इन 4 में से आपको एक विकल्प चुनना है। तो अनाथ का विलोम शब्द क्या होता है, अनाथ का सनाथ होता है, बिल्कुल एकदम क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए बी सी डी में पहले का बी किसमें सही होगा। पहले का बी अगर आप देखिए तो केवल एक ऑप्शन विकल्प सी है जिसमें पहले का बी सही है। तो इसी आधार पर आप सारे को मिला सकते हैं। तो अब इसमें आप देख लीजिए दूसरे का ए है, तो दूसरे का ए माने अधिकृत का अनधिकृत बिल्कुल सही है, अनुलोम का प्रतिलोम और अघ का अनघ। इसका मतलब यह हुआ कि आपका सही जवाब इसमें क्या होगा, इसमें आपका सही जवाब होगा विकल्प सी। तो यहां पर पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का सी यहां पर सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में अचल का पर्याय नहीं है। विकल्प ए है अटल, बी है अडिग, सी है अविचल और डी है धरणीधर। तो अचल का मतलब होता है जो स्थिर हो, चलायमान न हो। तो ऐसे में अटल इसका पर्यायवाची शब्द है। अडिग भी है, अविचल भी है, लेकिन धरणीधर नहीं है। धरणीधर वास्तव में शेषनाग का पर्यायवाची शब्द है। तो विकल्प डी आपका यहां पर गलत ऑप्शन है, अचल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहां पर सही जवाब आपका क्या होगा, विकल्प डी होगा, धरणीधर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 22वां प्रश्न है जो अब आपके सामने है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यह भी कूट प्रश्न है। देखिएगा, शब्द दिया गया है, उसके सामने पर्यायवाची शब्द है। यहां पहला ऑप्शन है अनाथ, अनाथ के सामने दिया गया है सम्भ्रांत कुलीन श्रेष्ठ। दूसरा दिया गया है अपमान, उसके सामने दिया गया है आशय मंशा तात्पर्य। तीसरा दिया गया है अभिप्राय, उसके सामने दिया गया है अनादर अवमानना तिरस्कार।
चौथा दिया गया है अभिजात, उसके सामने दिया गया है यतीम, लावारिस, निराश्रित। यहां चार विकल्प दिए गए हैं और आपको किसी एक विकल्प को चुनना है जो सही है। तो अनाथ, अनाथ शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अनाथ माने यतीम, लावारिस, निराश्रित। तो विकल्प पहले की अगर हम बात करें तो पहले का कौन सा सही होगा? पहले का डी सही होगा, अनाथ का यतीम, लावारिस, निराश्रित। अब अपमान की बात कर लें तो अपमान माने अनादर, अवमानना, तिरस्कार। तो दूसरे का सी यहां पर सही है। अभिप्राय, तीसरे का भी आपका यहां पर सही है। और अभिजात का आपका यहां पर ए सही है, संभ्रांत, कुलीन, श्रेष्ठ। तो अब आप मिला लीजिए, पहले का डी, पहले का डी किस ऑप्शन में है? विकल्प ए में। दूसरे का सी, दूसरे का सी भी विकल्प ए में है। तीसरे का बी विकल्प ए में है। और चौथे का ए, यह भी विकल्प ए ऑप्शन में सही है। तो यहां पर सही जवाब आपका क्या होगा? विकल्प ए, यही आपका सही है। आइए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पंकिल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प ए है दूषित, पंकिल माने गंदा, कीचड़ युक्त। अगर इस लिहाज से हम बात करें तो दूषित भी पर्यायवाची शब्द है, गंदा भी पर्यायवाची शब्द है, मैला भी पर्यायवाची शब्द है, लेकिन शुचि नहीं है। शुचि का अर्थ होता है पवित्र। तो इसलिए आपका यहां पर विकल्प डी गलत जवाब है और इसलिए विकल्प डी ही आपका यहां पर सही होगा, जो पंकिल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आइए बढ़ते हैं आगे। हमारा 24वां प्रश्न है, फिर ये कूट वाला प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। और ऐसे प्रश्न प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दूसरी चीज, ऐसे प्रश्न देने की मेरी जो मंशा रही है वो ये रही है कि एक साथ मैं आपके कई पर्यायवाची शब्द या कई विलोम शब्द इस तरह से तैयार करवा सकूं। तो फिलहाल यहां पर देखिएगा, यहां शब्द दिया गया है और पर्यायवाची शब्द दिया गया है। अस्त, आगे दिया गया है आभरण। दूसरा है अलंकरण, सामने दिया गया है तिरोहित। तीसरा है अल्प, सामने दिया गया है स्तोक। अभिशाप, सामने दिया गया है दुरेषणा। तो आभरण का अर्थ होता है अलंकरण या आभूषण। तो अगर इस संदर्भ में हम बात करें तो अलंकरण का आभरण। अस्त, अस्त माने समाप्त होना, तो अस्त का तिरोहित। अल्प का स्तोक होता है, अल्प माने कम, थोड़ा, और स्तोक का मतलब भी होता है कम, थोड़ा। अभिशाप, दुरेषणा माने बुरी इच्छा। तो वही चीज है। तो अब आप यहां पर मिला लीजिए, विकल्प ए अस्त, अस्त का बी, इसका मतलब पहले का बी ए में है। तो यहां सही जवाब क्या होगा आपका? विकल्प ए होगा, पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का सी और चौथे का डी। यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, पर्यायवाची शब्दों का जो युग्म बना रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 25वां प्रश्न है, पामर का पर्याय नहीं है। विकल्प ए है पोच, बी है करजेजप, सी है पिशुन और डी है नादान। पामर का अर्थ होता है पापी, दुष्ट। तो अगर इस तरह से हम बात करें तो पोच का अर्थ भी होता है पापी, करजेजप का अर्थ भी होता है पापी, पिशुन का अर्थ भी होता है पापी या पामर या दुष्ट। लेकिन नादान का अर्थ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नादान का अर्थ होता है जिसके पास जानकारी न हो, जो अनाड़ी प्रवृत्ति का हो, जिसको ज्ञान न हो किसी चीज के बारे में, भोला भाला जो हो। तो यहां पर विकल्प डी आपका पामर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में आंगन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प ए है प्रांगण, बी है बाखर, सी है अजीर और डी है रवम। देखिए, बात अगर पर्यायवाची शब्द की हम करें तो
आंगन के का पर्यायवाची प्रांगण भी है, बाखर भी है, अजीर भी है, लेकिन रवम आपका आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो इसलिए यहां पर आंगन का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? विकल्प डी रवम माने आकाश होता है। वास्तव में आकाश के बहुत सारे ऐसे पर्यायवाची शब्द हैं जिनके बारे में आप अनभिज्ञ होंगे, तो मैं थोड़ा सा आपको आकाश के पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानकारी देना पसंद करूंगा। तो आकाश को हम नभ भी कहते हैं, अंबर भी कहते हैं, व्योम भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं, अनंत भी कहते हैं, शून्य भी कहते हैं, तारापथ, अंतरिक्ष, पुष्कर, आसमान, महानील, द्यौ, शून्यरव, दिव, अभ्र, कियत, विहायस, नाक, दयुष, फलक, खगोल, सुरवर्त्म, रवम, वियत और विष्णुपद, इन सब नामों से हम आकाश को जानते हैं। तो कहने का मतलब यह है विकल्प डी आपका यहां पर आंगन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह आकाश का पर्यायवाची शब्द है। और आंगन के तीनों पर्यायवाची शब्द हैं यहां पर, प्रांगण, बाखर और अजीर। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 27वां प्रश्न है, सुरवर्थम का समानार्थी शब्द है। विकल्प ए है आकाश, बी है सूर्य, सी है चंद्रमा और डी है अग्नि। अभी अभी ऊपर के प्रश्न को हल करवाते समय मैंने इसके समानार्थी शब्द पर भी चर्चा किया था। तो सुरवर्तम का समानार्थी शब्द क्या है? आकाश है। सुरवर्त माने आकाश। तो विकल्प ए आपका यहां पर समानार्थी शब्द है, यही सही है। बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में पर्यायवाची का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विकल्प ए है आंख, सामने दिया गया है प्रेक्षण, अंबक, चरव, ईक्षण। बी है आंधी, सामने दिया गया है चक्रवात, झंझावात, प्रभंजन, बवंडर। सी है आंसू, सामने दिया गया है नेत्रज, दृगंबु, नेत्रवारी, अश्रु। डी है आम्र, सामने दिया गया है आमोद, प्रमोद, प्रसन्नता, आह्लाद। आप देखिए, नेत्र का पर्यायवाची शब्द प्रेक्षण, अंबक, चरव, ईक्षण होता है, बिल्कुल सही है। आंधी का पर्यायवाची शब्द चक्रवात, झंझावात, प्रभंजन, बवंडर होता है, बिल्कुल सही है। आंसू का नेत्रज, दृगंबु, नेत्रवारी, अश्रु पर्यायवाची शब्द बिल्कुल सही है। लेकिन आम्र का पर्यायवाची शब्द आमोद, प्रमोद, प्रसन्नता, आह्लाद नहीं है, बल्कि यह पर्यायवाची शब्द आनंद शब्द का है। लेकिन अगर हम आम के पर्यायवाची शब्दों पर बात करें तो आम के पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत आम्र, रसाल, सहकार, अमृतफल, अंबु, सौरभ, मादक, पिकबंधु, मनमथालय, अंब, पियंबु, अतिसौरभ, चूत, मधुदूत और फलश्रेष्ठ, इन तमाम नामों से हम आम को जानते हैं। तो यहां पर आम का यह पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह आनंद का पर्यायवाची शब्द है। तो विकल्प डी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है, इसलिए यही सही होगा। और अगर हम आनंद की बात करें तो आनंद के भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। हम आनंद को आमोद, प्रमोद, प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास, आह्लाद, मोद, मुद, खुशी, मजा, सुख, चैन, विहार, विनोद, प्रीति, प्रमद, शर्मसात, ये तमाम नामों से भी हम आनंद को जानते हैं। तो फिलहाल विकल्प डी ऑप्शन आपका यहां पर सही युग में नहीं है, यही सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में पियंबु का समानार्थी शब्द क्या नहीं है? विकल्प ए है सहकार, बी है अमृतफल, सी है पिकबंधु और डी है शुकोदन। पियंबु माने होता है आम। अगर हम आम की बात करें तो सहकार, अमृतफल और पिकबंधु ये तीनों आम के समानार्थी शब्द हैं, इसलिए ये तीनों ही पर्यायवाची में आएंगे। लेकिन शुकोदन
वास्तव में अनार का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए विकल्प डी आपका यहां पर समानार्थी शब्द नहीं है पी अम्बु का। तो विकल्प डी ऑप्शन सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 30वां प्रश्न है, आन समानार्थी शब्द नहीं है। विकल्प ए है आग का, बी है प्रण का, सी है प्रतिज्ञा का और डी है हट का। तो आन का समानार्थी शब्द इसमें क्या नहीं है? प्रण, प्रतिज्ञा, हठ, शपथ, घोषणा, मर्यादा, ये सब जो है आन के समानार्थी शब्द हैं, लेकिन आग आन का समानार्थी शब्द नहीं है। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही विकल्प है, जो आन का समानार्थी शब्द नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 31वां प्रश्न है, वह चातुर्य जो हाथ से किया जाए के लिए एक शब्द है। विकल्प ए है हत्था, बी है हस्तलाघव, सी है चोरी और डी है डकैती। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, हस्तलाघव। लाघव माने कम समय में, हस्त माने हाथ से, कम समय में हाथ से के द्वारा जो सफाई दिखाई जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं? हस्तलाघव कहते हैं। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं आगे। हमारा 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो जानता हो उसे क्या कहते हैं? ज्ञाता। बी है ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, ज्ञान पिपासा। सी है तीनों लोकों, आकाश पृथ्वी पाताल का संगम, त्रिलोकी। डी है दैहिक दैविक भौतिक ताप, कष्ट। आगे दिया गया है त्रिकष्ट। देखिए, अगर हम इस प्रश्न के जवाब की बात करें तो वास्तव में इसमें तीनों लोकों, आकाश पृथ्वी और पाताल का संगम त्रिलोक कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिलोक। त्रिलोक कहलाता है। दूसरी चीज दैहिक दैविक भौतिक, इन तीनों तापों की अगर बात की जाए तो इसको त्रिकष्ट नहीं कहते, बल्कि इसको हम त्रिताप कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिताप कहते हैं। तो यहां विकल्प डी भी गलत है और सी भी गलत है विकल्प के दृष्टिकोण से। जबकि जो जानता हो ज्ञाता कहलाता है, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को ज्ञान पिपासा भी कहते हैं। तो वास्तव में सी और डी में से किसी एक ऑप्शन को ही सही होना चाहिए था। तो यहां दोनों को सही कर दिया है, सॉरी दोनों गलत हो गए हैं। तो इसलिए आप दोनों को समझ लीजिए। इसमें या तो हम त्रिलोक बना दें, त्रिलोक अगर बना देंगे तो विकल्प डी आपका सही हो जाएगा, तो यहां पर त्रिताप हो जाएगा। और अगर हम यहां पर सही कर दें तो वहां गलत कर सकते हैं। फिलहाल आप उत्तर जानते रहिए कि इसको त्रिलोक हम कहेंगे और इसको त्रिताप कहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 33वां प्रश्न है, जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिए हों उसे हम क्या कहते हैं? पुण्यात्मा, बी है परमात्मा, सी है हुतात्मा और डी है आत्महत्या। पुण्यात्मा, जो पुण्य कार्य करने वाली आत्मा हो उसे पुण्यात्मा कहते हैं। परमात्मा तो ईश्वर को कहते हैं। आत्महत्या तो दूसरी चीज हो गया, खुद को मार डालना। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या है? हुतात्मा, जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिए हों उसे हम क्या कहते हैं? हुतात्मा कहते हैं। विकल्प सी आपका ऑप्शन यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में गलत युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन विकल्प ए है आपका, हंस के समान गति चलने वाली स्त्री को हंसगामिनी कहते हैं। बी है हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली हौदी को हौदा कहते हैं। हाथ से प्राण हरना को आत्महत्या कहते हैं। और डी है अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु को हेमंत कहते हैं। तो इसमें आपका गलत जवाब क्या होगा? इसमें आपका गलत जवाब है विकल्प सी, हाथ से प्राण हरने को वास्तव में हत्या कहते हैं, आत्महत्या नहीं कहते हैं। तो हंस के समान गति से चलने वाली स्त्री को हंसगामिनी कहते हैं। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाली हौदी को हौदा भी कहते हैं। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु को हेमंत भी कहते हैं। लेकिन हाथ से प्राण हरने वाले को आत्महत्या नहीं कहा जाता, बल्कि हाथ से जो प्राण हरा जाता है उसे हम हत्या कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 35वां प्रश्न है,
देखिए ये भी कूट प्रश्न है। वाक्यांश दिया गया है और उससे संदर्भित शब्द दिया गया है। प्राणों पर संकट लाने वाले को हम क्या कहते हैं? सामने दिया गया है विकल्प हरावल। बी है अपने मन की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आगे दिया गया है सेनापति। सी है सेना का संचालन जो करता है, सामने दिया गया है संघातिक। और डी है सेना का वह भाग जो सबसे आगे हो, आगे दिया गया है स्वांतः सुखाय। अब इसमें आपको सही जवाब देखना है। 4 विकल्प दिए गए हैं कूट में, आपको सही का चयन करना है। तो प्राणों पर जो संकट ले आता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संघातिक कहते हैं। तो विकल्प ए का 3 सही है। अपने मन की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किया जाता है उसे स्वांतः सुखाय कहते हैं, बी का 4 सही है। सेना का संचालन सेनापति करता है, सी का 2 सही है। और सेना का वह भाग जो सबसे आगे हो उसे हम हरावल कहते हैं। तो इस तरह से आप देखिए, पहले का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, कौन सा ऑप्शन सही होगा? विकल्प ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तीनों युगों में होने वाला क्या कहलाता है? त्रियुगी। बी है तीनों फलों आंवला हर्रा बेहड़ा का मिश्रण त्रिफला। तीनों कालों को जानने वाला क्या कहलाता है? भविष्यवक्ता। और डी है जो तीनों गुणों सत रज तम से परे हो उसे त्रिगुणातीत कहते हैं। इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तीनों युगों में होने वाले को त्रियुगी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तीनों फलों आंवला हर्रा बेहड़ा का मिश्रण त्रिफला कहलाता है, बिल्कुल सही है। जो तीनों गुणों सतरज तम से परे हो उसे त्रिगुणातीत भी कहते हैं। लेकिन तीनों कालों को जानने वाले को हम भविष्यवक्ता नहीं बल्कि त्रिकालज्ञ या त्रिकालदर्शी कहते हैं। भविष्यवक्ता तो वह होता है जो सिर्फ भविष्य की बात जानता है। तीनों कालों को जो जानता है उसे हम त्रिकालज्ञ या त्रिकालदर्शी कहते हैं। तो विकल्प सी आपका ऑप्शन यहाँ पर सुमेलित नहीं है, इसलिए यही आपका यहाँ पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 37वां प्रश्न है, देखिएगा वाक्यांश दिया गया और शब्द दिया गया है। जो क्षमा किया जा सके, आगे दिया गया है क्षुधार्त। जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, आगे दिया गया है क्षितिज। भूख से पीड़ित, आगे दिया गया है क्षम्य। और भूख मिटाने वाले के लिए बेचैन, भूख मिटाने के लिए बेचैन, सामने दिया गया है क्षुधातुर। अब आपको यह बताना है कि कौन सा कूट इसमें सही है। तो आप जानते हैं जो क्षमा किया जा सके के लिए हम क्षम्य शब्द का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे क्षितिज कहते हैं, यह भी सही है। भूख से पीड़ित को क्षुधार्त कहते हैं, यह भी सही है। भूख मिटाने के लिए बेचैन को क्षुधातुर कहते हैं, यह भी सही है। तो यहां अब यह देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो पहले का तीसरा यहां पर विकल्प ए में है। बी का दूसरा बिल्कुल सही है। सी का पहला यह भी सही है। और डी का चौथा यह भी सही है। तो विकल्प ए ऑप्शन आपका यहां पर सही है। ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मिठाई बनाकर बेचने वाले को दुकानदार कहते हैं। ऐसी घटना जो अवश्य ही घटित हो को होनी कहते हैं। सी है दुखांत नाटक को त्रासदी कहते हैं। और डी है रात्रि के तृतीय पहर को त्रियामा कहते हैं। तो इसमें कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? तो अगर इसकी बात करें हम, तो आप देख सकते हैं जो ऐसी घटना जो अवश्य ही घटित होती होनी कहलाती, बिल्कुल सही है।
दुखांत नाटक को त्रासदी कहते हैं, बिल्कुल सही है। रात्रि के तृतीय प्रहर को त्रियामा कहते हैं, ये भी सही है। लेकिन मिठाई बनाकर बेचने वाले को दुकानदार नहीं बल्कि हलवाई कहते हैं, तो इसलिए आपका विकल्प ए गलत है। और इस वजह से यहां पर होना क्या चाहिए था, हलवाई होना चाहिए था। तो विकल्प ए आपका यहां पर सुमेलित नहीं है और इसलिए यही सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बर्फों का घर जहां बर्फ इकट्ठा हो के लिए एक शब्द है, बर्फ घर, बी है बर्फीला, सी है हिमकण और डी है हिमालय। तो बर्फों का घर हिम धन आलय बराबर हिमालय, आलय माने घर और हिम माने बर्फ, तो इसका सही जवाब क्या होगा, विकल्प डी होगा, हिमालय। बर्फों का घर माने हिमालय। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। विकल्प ए है हाथ में आया हुआ अवसर छोड़ देना, हस्तागत, बी है जिसका उत्साह मर चुका हो, हतोत्साहित, सी है दूसरों को जान से मारने वाला यमराज, डी है जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, क्षिप्रहस्त। तो आपको इसमें सही जवाब देना है। तो आप देख सकते हैं कि हाथ में आया हुआ अवसर छोड़ देने वाले को हम क्या कहते हैं, हस्तागत, बिल्कुल सही है। जिसका उत्साह मर चुका हो उसे हतोत्साहित कहते हैं, यह भी सही है। दूसरों को जान से मारने वाले को यमराज नहीं कहते बल्कि हत्यारा कहते हैं। विकल्प सी आपका यहां पर गलत है। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, क्षिप्रहस्त, बिल्कुल सही है ये भी। तो यहां पर अगर आप विकल्प की बात करें तो विकल्प सी गलत है। दूसरों को जान से मारने वाले को हत्यारा कहते हैं, यमराज नहीं कहते। तो सी ऑप्शन आपका यहां पर सुमेलित नहीं है, इसलिए यही आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। विकल्प ए है बैल और बकरी घास चरती हैं, बी है राजा रानी सिंहासन पर बैठे हैं, सी है मेरी कमीज उतार लाओ और डी है आपने बड़ा अनुग्रह किया। राजा रानी सिंहासन पर बैठे हैं, ये वाक्य भी बिल्कुल सही, इसमें कोई कमी नहीं है। मेरी कमीज उतार लाओ ये भी सही है। आपने बड़ा अनुग्रह किया यह भी सही है। वास्तव में बैल और बकरी जब यहां पर बहुवचन हो गया तो यहां चरती है क्रिया का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, क्रिया भी यहां बहुवचन में होनी चाहिए थी। तो चरते हैं शब्द का प्रयोग होना चाहिए था। बैल और बकरी घास चरते हैं ऐसे वाक्य होना चाहिए था। तो यहां विकल्प ए में आपकी गलती है, बैल और बकरी घास चरते हैं, चरती हैं नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 42वां प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी। बी है ऐसी एकाध बातें सुनकर दुख होता है, सी है इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं हैं और डी है श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। इसमें आपका जो पहला विकल्प है यह बिल्कुल अशुद्ध है। यहां पर विद्या शब्द नहीं विद्याएं होना चाहिए था। उसने अनेक प्रकार की विद्याएं सीखी, तो इसलिए यह गलत है। ऐसी एकाध बातें सुनकर दुख होता है, यहां एकाध शब्द एक वचन में है तो बातें बहुवचन में नहीं होना चाहिए था, इसलिए यह भी गलत है। यहां होना चाहिए था ऐसी एकाध बात सुनकर दुख होता है। इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं है, जब एक भी आ गया तो पुस्तकें यहां बहुवचन हो गया, यह भी गलत है। इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है, ऐसे वाक्य बनना चाहिए था। और डी है श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, यह वाक्य बिल्कुल सही है, इस वाक्य में कोई कमी नहीं है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो यहां विकल्प डी आपका ऑप्शन सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 43 नंबर का प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शेर को देखते ही उसके होश उड़ गए। बी है मेरा पिताजी आया है, सी है मेरे प्राण संकट में हैं और डी है पेड़ पर पक्षी बैठा है। शेर को देखते ही उसके होश उड़ गए, यह वाक्य बिल्कुल सही है। मेरा पिताजी आया है यह वाक्य आपका गलत है। मेरे पिताजी आए हैं ऐसा होना चाहिए था।
मेरे प्राण संकट में है, ये भी सही है। पेड़ पर पक्षी बैठा, ये भी सही है। तो विकल्प बी में गलती है। मेरा पिताजी नहीं बल्कि मेरे पिताजी, क्योंकि पिताजी आदर सूचक शब्द है, तो ऐसे में आए हैं शब्द होना चाहिए, और ये वास्तव में बहुवचन के जैसा ही प्रयुक्त होता है, भले ही यह बाई नेचर सिंगुलर हो। तो मेरे पिताजी आए हैं ऐसे वाक्य बनना चाहिए था। तो विकल्प बी वाला वाक्य आपका अशुद्ध है, और इसलिए यही सही है। आइए बढ़ते हैं आगे। हमारा यहां पर एक निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 44 से 48 तक के वाक्यों के जिस भाग में त्रुटि हो उससे संबंधित गोले ए बी सी को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है तो विकल्प डी के गोले को काला करें। तो आइए बढ़ते हैं अपने 44 नंबर के प्रश्न की तरफ। वह उसका चश्मा भूल गया, इस वाक्य के किस भाग में गलती है? ऑप्शन ए है वह, बी है उसका चश्मा, सी है भूल गया, डी है कोई त्रुटि नहीं। तो वह उसका चश्मा भूल गया, ये वाक्य ऐसे नहीं होना चाहिए था। वह अपना चश्मा भूल गया ऐसे होना चाहिए था। तो विकल्प बी में आपके यहां पर गलती है। यहां उसका के जगह पर अपना शब्द का प्रयोग होना चाहिए था। तो वह अपना चश्मा भूल गया, ऐसे वाक्य बनना चाहिए था। तो विकल्प बी में आपकी गलती है, इसलिए यही सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, गांव में कुत्ते रात भर चिल्लाते हैं। विकल्प ए है गांव में, बी है कुत्ते रात भर, सी है चिल्लाते हैं, डी है कोई त्रुटि नहीं। तो कुत्ते चिल्लाते नहीं बल्कि कुत्ते भौंकते हैं। तो यहां पर वाक्य क्या होना चाहिए था? गांव में कुत्ते रात भर भौंकते हैं। तो यहां विकल्प सी में गलती है, चिल्लाते नहीं हैं बल्कि भौंकते हैं होना चाहिए था। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अस्तबल में घोड़ा चिंघाड़ रहा है। इसमें कहां गलती है? विकल्प ए है अस्तबल में, बी है घोड़ा, सी है चिंघाड़ रहा है, और डी है कोई त्रुटि नहीं। तो घोड़े चिंघाड़ते नहीं हैं, घोड़े हिनहिनाते हैं। चिंघाड़ता तो हाथी है, इसलिए यहां पर विकल्प सी में गलती है। चिंघाड़ रहे हैं नहीं बल्कि हिनहिना रहे हैं। तो अस्तबल में घोड़ा हिनहिना रहा है, चिंघाड़ नहीं रहा है। तो विकल्प सी आपका ऑप्शन यहां पर सही होना चाहिए, जो कि ऐसा हुआ नहीं है। तो चिंघाड़ रहा है यह गलत है, यहां हिनहिना रहा है होना चाहिए था। फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं, यहां पर विकल्प सी में गलती है। हमारा 47वां प्रश्न है, अपनी शक्ति के अनुसार मनमाना कार्य करो। विकल्प ए है अपनी शक्ति, बी है के अनुसार, सी है मनमाना कार्य करो, और डी है कोई त्रुटि नहीं। तो अपनी शक्ति के अनुसार यहां मनमाना कार्य करो, इस भाग में गलती है। वास्तव में यहां यथा योग्य होना चाहिए था। अपनी शक्ति के अनुसार यथा योग्य कार्य करो, ऐसे वाक्य का यहां पर प्रयोग होना चाहिए था, ऐसे शब्द का प्रयोग होना चाहिए था। तो यहां सी में गलती है, मनमाना शब्द का यहां कोई मतलब नहीं है, यथा योग्य होना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार यथा योग्य कार्य करो। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 48वां प्रश्न है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। विकल्प ए है जीवन और साहित्य, बी है का घनिष्ठ, सी है संबंध है, डी है कोई त्रुटि नहीं। तो जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, यहां पर घनिष्ठ शब्द का प्रयोग बिल्कुल सही है, और इसलिए विकल्प डी आपका यहां पर सही है। इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। विकल्प ए है पक्षीगण, सी है पक्षीगण, और सी है पक्षीगण, और डी है पक्षीगण। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, पक्षीगण होता है। पक्षीगण या पक्षीगण या पक्षीगण नहीं होता, पक्षीगण। सही क्या है आपका? शुद्ध पक्षीगण। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 50वां प्रश्न है, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पृष्ठ, बी है प्राणी विज्ञान, सी है प्राणी विज्ञान, और डी है पैतृक। पृष्ठ भी आपका सही है, प्राणी विज्ञान भी सही है, पैतृक भी सही है, प्राणी विज्ञान नहीं होता, ये आपका गलत है। इसलिए यहां पर सही जवाब आपका क्या होगा? प्राणी विज्ञान, यही अशुद्ध शब्द है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विशेषण विशेष्य का कौन सा युग्म गलत है?
विकल्प ए है नील गाय, बी है पीत अंबर, सी है नील पीत और डी है श्वेत पुष्प। देखिए, विशेष्य या तो कोई संज्ञा होगा या तो कोई सर्वनाम होगा, इसके अलावा कभी कोई चीज विशेष्य का कार्य नहीं कर सकती है। तो नील गाय में गाय जो है जातिवाचक संज्ञा है, जबकि नील गाय की विशेषता है, तो इसलिए यहां पर गाय आपका क्या होगा, विशेष्य होगा, जबकि नील आपका विशेषण होगा। तो विशेष्य विशेषण विशेष्य का यह युग्म बिल्कुल सही है। पीत अंबर, अंबर यहां पर आपका अंबर माने कपड़ा जातिवाचक संज्ञा है, और पीत आपका यहां पर क्या है, विशेषण है, अंबर की विशेषता है। तो इसलिए पीत और अंबर यहां भी विशेषण विशेष का युग्म सही है। नील पीत, नील भी विशेषण है और पीत भी विशेषण है, इसलिए ये विशेषण और विशेष का युग्म सही नहीं है। श्वेत पुष्प, पुष्प जातिवाचक संज्ञा है और श्वेत विशेषण है, तो यहां पुष्प आपका विशेष्य हो गया, श्वेत विशेषण हो गया, तो ये भी सही है। यहां पर विकल्प सी आपका गलत है, जो विशेषण और विशेष्य का सही युग्म नहीं है। वास्तव में ये दोनों ही विशेषण हैं, तो विकल्प सी आपका ऑप्शन यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वाक्य में उद्देश्य विशेषण का प्रयोग हुआ है। विकल्प ए है वह काले घोड़े पर सरपट भागा जा रहा था, बी है मैंने एक अंधे लड़के को सड़क पार करते देखा, सी है राम की गायें काली हैं और डी है मोटा आदमी दौड़ पूरी नहीं कर पाया। देखिए, उद्देश्य विशेषण होता क्या है पहले ये जान लीजिए। जब कोई विशेषण कर्ता के साथ जुड़ा रहता है तो वह उद्देश्य विशेषण होता है, क्योंकि कर्ता को ही हम उद्देश्य मानते हैं। और अगर कोई विशेषण विधेय के साथ जुड़ा रहता है, माने कर्ता वाले भाग को छोड़ करके कहीं और कर्म के साथ, क्रिया के साथ या पद के साथ, इन सब के साथ जुड़ा रहेगा, तो वह जो है विधेय विशेषण कहलाता है। तो अगर हम इस लिहाज से बात करें तो आप देखिएगा यहां पर विकल्प ए आपका क्या है, वह काले घोड़े पर सरपट भागा जा रहा था। यहां पर उद्देश्य क्या है, वह कर्ता है, और काले घोड़े पर सरपट भागा जा रहा था, यहां घोड़े की विशेषता काला है, तो यहां काला घोड़ा, काला यहां पर विधेय विशेषण हो गया, क्योंकि वह यहां पर उद्देश्य है, माने कर्ता माने उद्देश्य, सीधे सीधे समझिए। तो वह यहां पर आपका कर्ता है, और कर्ता के अलावा जो होगा वह आपका क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। तो यहां पर काला घोड़ा विधेय के साथ जुड़ा हुआ है, तो यह विधेय विशेषण है, इसलिए यह ऑप्शन आपका गलत है। मैंने एक अंधे लड़के को सड़क पार करते देखा, किसने देखा, मैंने यहां पर आपका क्या है, कर्ता है, और एक अंधे लड़के को सड़क पार करते देखा, तो यहां पर ये पूरा आपका विशेष विधेय बन जाएगा, और मैंने यहां पर आपका उद्देश्य है, कर्ता है। तो अंधा लड़का यहां भी विधेय विशेषण है, अंधा और लड़का विशेष्य है, तो ये भी गलत है। राम की गायें काली हैं, काली कौन है, राम की गायें, तो यहां पर उद्देश्य आपका क्या है, राम की गायें, और काली यहां पर विधेय है, तो इसका मतलब ये भी विधेय विशेषण है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। मोटा आदमी दौड़ पूरी नहीं कर पाया, कौन दौड़ पूरी नहीं कर पाया, मोटा आदमी, ये देखिए आपका कर्ता का विशेषण, आदमी का विशेषण क्या है, मोटा, तो ये आपका क्या हो गया, उद्देश्य विशेषण हो गया। दौड़ पूरी नहीं कर पाया यहां पर यह विधेय है, तो इसलिए इसमें आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प डी होगा, मोटा आदमी दौड़ पूरी नहीं कर पाया। आइए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, पुराने बरगद की छांव में रहीम चाचा के गरीब लेकिन बदमाश लड़के सफेद मेमने के साथ खेल रहे थे। इस वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं। विकल्प ए है 4 विशेषण 3 विशेष्य, बी है 4 विशेषण 4 विशेष्य, सी है 3 विशेषण 3 विशेष्य और डी है 2 विशेषण 1 विशेष्य। तो आइए देख लेते हैं। यहां देखिएगा, पुराने बरगद, बरगद की विशेषता क्या है, पुराना है, पुराना विशेषण है, बरगद विशेष्य है। और यहां देखिए लड़के, लड़के विशेष्य हैं, और लड़कों की विशेषता क्या है, गरीब हैं, बदमाश हैं। इसके बाद देखिए मेमना, मेमना विशेष्य है, और मेमने की विशेषता क्या है, वो सफेद है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें, पुराना एक विशेषण हो गया, गरीब 2 हो गया, बदमाश 3 हो गया और सफेद 4 हो गया। जबकि अगर हम
विशेष्य की बात करें तो बरगद एक विशेष्य हो गया, लड़के दूसरा विशेष्य हो गया और मेमने तीसरा विशेष्य हो गया। तो 4 विशेषण 3 विशेष्य, ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, 4 विशेषण 3 विशेष्य। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विशेष्य है आधुनिक, बी है स्थानीय, सी है दंपति और डी है श्वेत। मैंने आपको पहले भी बताया है कि विशेष या तो कोई संज्ञा होगा या तो सर्वनाम होगा, इसके अलावा कभी कोई चीज विशेष्य का कार्य नहीं कर सकती है। तो आधुनिक शब्द आपका विशेषण है और कौन सा विशेषण होगा? ये कालवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण का एक भेद है। स्थानीय भी आपका यहां पर विशेषण है और यह स्थानवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। श्वेत भी आपका विशेषण है और यह भी आपका रूप रंग सूचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो वास्तव में ये तीनों ही गुणवाचक विशेषण के अंग हैं, आधुनिक, स्थानीय और श्वेत। लेकिन दंपति आपका जातिवाचक संज्ञा है, दंपति माने पति पत्नी, तो ये आपका क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। इसलिए यहां पर विशेष्य क्या होगा? विकल्प सी विशेष्य होगा, दंपति। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, दोनों व्यक्ति वहीं गिर पड़े, इस वाक्य में दोनों किस प्रकार का विशेषण है? विकल्प ए है गणना बोधक, सी है आवृत्ति बोधक, सी है समुदाय बोधक और डी है प्रत्येक बोधक। आप जानते हैं संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं, गणना बोधक, आवृत्ति बोधक, समुदाय बोधक, प्रत्येक बोधक और इसके अलावा भी आपका एक और विशेषण होता है जिसे आप कहते हैं क्रमवाचक विशेषण, जिसे किसके नाम से जानते हैं? क्रमवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं, जो इसमें नहीं है। तो गणना बोधक विशेषण के अंतर्गत 1 2 3 4 5 ये सब गिनतियां आती हैं। आवृत्ति बोधक में गुना का बोध होता है, जैसे 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इस तरह से। समुदाय बोधक में दोनों, तीनों, चारों, पांचों इस तरह से आते हैं। प्रत्येक बोधक में 1 1, 2 2, 4 4, हर एक इस तरह से आता है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? समुदाय बोधक। समुदाय बोधक विशेषण है संख्यावाचक के अंतर्गत। दोनों यहां पर समुदाय बोधक विशेषण है और व्यक्ति यहां पर आपका क्या है? विशेष्य है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों, तीनों, चारों, पांचों ये सब क्या है? समुदाय हैं। इस समूह में जब लोगों के होने का बोध होता है तो समुदाय बोधक विशेषण कहलाते हैं। तो ये आपके संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं। फिलहाल विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 56 नंबर का प्रश्न है जो अब आपके सामने है, उस लड़की की नीली आंखें बहुत गहरी और आकर्षक हैं, इस वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं? विकल्प ए है 4 विशेषण 2 विशेष्य, बी है 3 विशेषण 2 विशेष्य, सी है 2 विशेषण 2 विशेष्य और डी है 5 विशेषण 1 विशेष्य। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? जरा देख लीजिए इसको एक बार, वाक्य को। उस लड़की की विशेषता क्या है? उस सार्वनामिक विशेषण हो गया आपका यहां पर उस, और लड़की क्या हो गया? विशेष्य हो गया। आंखें विशेष्य है और आंखों की विशेषता क्या है? नीली हैं, गहरी हैं, आकर्षक हैं। तो यहां पर लड़की और आंखें आपका विशेष्य हो गया 2। और अगर विशेषण की बात करें तो उस भी विशेषण है, आंखें और नीली भी है, गहरी भी है और आकर्षक भी है। तो 1 2 3 4 विशेषण हो गए और 2 विशेष्य हो गए। तो सही जवाब आपका क्या होगा? विकल्प ए 4 विशेषण 2 विशेष। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यह घोड़ा बहुत मतवाला है, इस वाक्य में विशेष्य है। यह घोड़ा बहुत मतवाला, यह तो सार्वनामिक विशेषण हो गया और घोड़ा यहां पर क्या है? विशेष्य है। बहुत यहां पर प्रविशेषण है और मतवाला यहां पर विशेषण है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो मतवाला कौन है? घोड़ा।
तो यहाँ विकल्प बी आपका क्या होगा, विशेष्य होगा। मैंने पहले भी आपको बताया है कि विशेष्य या तो कोई संज्ञा होगा या तो कोई सर्वनाम होगा। तो यह, बहुत, मतवाला, ये सब तो यहाँ पर आएंगे नहीं, क्योंकि यह घोड़ा में यह सार्वनामिक विशेषण है और घोड़ा विशेष्य है, बहुत प्रविशेषण है और मतवाला आपका यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। तो फिलहाल विकल्प बी आपका यहाँ पर सही ऑप्शन है जो विशेष्य है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विशेषण की पहचान कीजिए। विकल्प ए है सुंदरता, बी है मनुष्य, सी है दिव्य और डी है वाहन। आप जानते हैं यदि किसी शब्द के अंत में ता प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो वह क्या हो जाता है, भाववाचक संज्ञा। तो सुंदर से सुंदरता बना है या भाववाचक संज्ञा है, यह सही नहीं है और विशेषण आपको पहचानना है। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, यह भी नहीं होगा। वाहन जातिवाचक संज्ञा है, यह भी नहीं होगा। दिव्य का अर्थ होता है अलौकिक, जैसे तुम दिव्य पुरुष हो, तो यहां दिव्य जो है आपका विशेषण है। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। विकल्प ए है मेरे पास 10 रुपए हैं, बी है उसका हृदय बहुत कठोर है, सी है वह 5 दर्जन केले लाया और डी है यह आदमी नेता है। मेरे पास 10 रुपए हैं, यहां पर 10 संख्यावाचक विशेषण है और रुपए विशेष्य हैं, तो ये तो संख्यावाचक विशेषण हो गया, गलत हो गया। उसका हृदय बहुत कठोर है, उसके हृदय की विशेषता क्या है कि यह कठोर है और कठोरता गुणवाचक विशेषण का एक भेद है, दोषवाचक विशेषण, और उसी का यह एक अंग है, उसी का यह एक शब्द है। जैसे कठोर और आप बोलते हैं अच्छा और उचित, ईमानदार, ये सब क्या हैं आपके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं, जिसमें दोष और गुण दोनों की बात की जाती है। तो जब दोष की बात की जाएगी तो दोषवाचक में आ जाएंगे, जैसे कठोर, बेईमान और ये सब आपके पापी, दुष्ट, नीच। और अगर अच्छाई की बात की जाएगी तो वो गुणवाचक में आ जाएंगे, जैसे ईमानदार, अच्छा, उचित, नैतिक, ये सब। तो यहां पर विकल्प बी आपका सही है जो गुणवाचक विशेषण है, कठोर। हाँ, ये स्पर्शवाचक तब होता, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि कठोर, मुलायम, ये सब तो स्पर्शवाचक है। जी नहीं, स्पर्शवाचक तब होता जब यह किसी वस्तुगत चीज का स्पर्श करता, जब वो महसूस करता। आप हृदय को कैसे महसूस करेंगे, हृदय को छू करके तो आप बताएंगे नहीं कि वो कठोर है, कैसा है। तो इसलिए जिन चीजों को हम छू नहीं सकते, जिन चीजों के बारे में हम केवल एक बात, यहां कठोर का मतलब यह हुआ कि वह बहुत ही निर्दयी किस्म का व्यक्ति है, तो ऐसे में कठोर यहां पर गुणवाचक विशेषण होगा और गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत यह उसका दोष है। जबकि स्पर्श में क्या होता है, किसी चीज को छू करके पता किया जाता है। जैसे मैंने कह दिया तुम्हारा हाथ कठोर है, तो यहां पर तुम्हारा हाथ सख्त है, तुम्हारा हाथ मुलायम है, तो यहां हमने हाथ को छू करके देखा है कि वो मुलायम है कि सख्त है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो यहां पर आपका विकल्प भी सही है। वह 5 दर्जन केले लाया, यहां पर 5 दर्जन आपका परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, जबकि केले आपका यहां पर विशेष्य हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इकाई बोधक शब्द दर्जन आया है। वो यह आदमी नेता है, यहां पर यह आपका सार्वनामिक विशेषण है, आदमी आपका विशेष्य है और नेता जातिवाचक संज्ञा है। तो ऐसे में विकल्प बी आपका ऑप्शन यहां पर सही है, उसका हृदय बहुत कठोर है में कठोर शब्द आपका गुणवाचक विशेषण है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 60वां प्रश्न है, मोहन की कमीज बहुत गंदी है, इस वाक्य में विशेष्य है। विकल्प ए है मोहन, बी है कमीज, सी है बहुत और डी है गंदी। तो मुझे आप बताइए कि गंदी क्या है, मोहन है कि कमीज? कमीज है। तो ऐसे में गंदी शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, कमीज की, तो यहां कमीज आपका क्या होगा, विशेष्य होगा। जबकि बहुत यहां पर प्रविशेषण होगा और गंदी यहां पर आपका विशेषण होगा, और मोहन कमीज के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मोहन की कमीज यहां पर एक पूरा कर्ता तो बनता। लेकिन अब यहां पर ऑप्शन जो 4 दिया गया है उसमें आपको सबसे बेस्ट चुनना है।
तो मोहन को तो हम चुन नहीं सकते, क्योंकि मोहन गंदा नहीं है बल्कि उसकी कमीज गंदी है। इसलिए विकल्प बी आपका यहां पर दिया गया है, तो विकल्प बी ही आपका यहां पर सही होगा। और इस तरह से आज हमने इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के अंतिम प्रश्न को भी समाप्त कर लिया, और आज की यह महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भी आपकी समाप्त हुई। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छा किया है। एक महत्वपूर्ण बात, आप इस प्रश्न पत्र को यदि चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पीकेटी एजुकेट से प्राप्त कर सकते हैं। यहां दिए गए लिंक को फॉलो करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी प्रश्न आप सही कर पाते हैं, ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए कि हमने कितना सही किया है। तो इससे मेरा भी उत्साहवर्धन होता है और आपका तो होता ही है। तो कहने का मतलब ये है, ये हतोत्साहित होने का समय नहीं है। पूर्ण रूप से उत्साहित रहिए, अपने कर्म के प्रति ईमानदार बने रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। दैट्स ऑल। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।